इस वीडियो में मैं क्लास 11 के लिए मात्रक मापन एवं त्रुटियां बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है इसमें भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। वे राशियां जिन्हें मापा जा सके तथा इनके संदर्भ में भौतिक के नियमों को व्यक्त किया जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। इसकी परिभाषा आपको सिंपल सी याद रखना। वे राशियां जिन्हें मापा जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। आप इतना बल लिख सकते हैं। या तथा इनके संदर्भ में भौतिक के नियमों को व्यक्त किया जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं, ये भी लिख सकते हैं आप। जैसे उदाहरण के लिए द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, वेग, त्वरण, बल आदि ये सब भौतिक राशियां हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है भौतिक राशियां अब कितने प्रकार की होती हैं। तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक मूल राशियां, एक व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां वे भौतिक राशियां जो अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करती। वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती मूल राशियां कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप आदि ये मूल राशियां हैं। आपको ये नोट याद रखना है कि भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है। भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती हैं। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जा सकती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे वेग, त्वरण, बल, कार, ऊर्जा आदि ये व्युत्पन्न राशियां हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है मात्रक। अब मात्रक क्या है? किसी भौतिक राशि के माप के लिए निश्चित तथा मान्यता प्राप्त मानक उस राशि का मात्रक कहलाता है। किसी भौतिक राशि की माप के लिए निश्चित तथा मान्यता प्राप्त मात्रक उस राशि का मात्रक कहलाता, मानक मात्रक कहलाता है, ये आपको याद रखना है। इसके आगे भौतिक राशियों के कुछ गुण हैं, मात्रक के कुछ गुण हैं। तो भौतिक राशि के मात्रक के गुण, यह सटीक रूप से परिभाषित होना चाहिए। यह सटीक रूप से परिभाषित होना चाहिए। यह उपयुक्त आकार का होना चाहिए। यह उपयुक्त आकार का होना चाहिए। यह आसानी से सुलभ होना चाहिए। यह आसानी से सुलभ होना चाहिए। यूनिट की प्रतिकृतियां यूनिट की प्रतिकृतियां आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। इसे समय के साथ नहीं बदलना चाहिए। इसे समय के साथ नहीं बदलना चाहिए। तो आपको ये याद रखना है। इसके गुण पूछ ले तो आपको पेपर में लिख देना है। और फिर आता है मात्रक। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मूल मात्रक ऐसे मात्रक जिनका उपयोग मूल राशियों के मापन के लिए किया जाता है मूल मात्रक कहलाते हैं। सिंपल सी बात है। ऐसे मात्रक जिनका उपयोग मूल राशियों को मापने के लिए किया जाता है मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं तथा इन्हें किसी अन्य मात्रक से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता। मूल मात्रक स्वतंत्र होते हैं, इन्हें किसी अन्य मात्रक से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता। इसके कुछ उदाहरण मीटर, किलोग्राम, सेकंड आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। फिर इसके बाद आता है व्युत्पन्न मात्रक। वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रों का उपयोग करके व्युत्पन्न किया जाता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन, जूल आदि। जैसे वेग विस्थापन बटे समय। वेग विस्थापन बटे समय होता है। विस्थापन लंबाई, समय का समय। जैसे मीटर बटे समय तो मीटर प्रति हो जाता है, बटे का प्रति हो जाता है, ये आपको याद रखना है। इस प्रकार ये व्युत्पन्न मात्रक है, ये आपको याद रखना है। अब आता है प्रणालियां। प्रमुखता से प्रयोग की जाने वाली मात्रकों की प्रणालियां। जैसे एफपीएस प्रणाली, तो यह ब्रिटिश प्रणाली है।
जिसमें लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मूल मात्रा क्रमशः फुट, पाउंड, सेकंड। तो आपको फुट, पाउंड, सेकंड को याद रखने के लिए FPS है, तो F से फुट, P से पाउंड और S से सेकंड हो जाएगा। ये आपको इस प्रकार से याद रखना है। यह बेट्रिस प्रणाली है जिसमें लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मूल मात्रा क्रमशः फुट, पाउंड एवं सेकंड होते हैं। इसके बाद आता है CGS प्रणाली। इसके बाद CGS प्रणाली, यह गासीय प्रणाली है। इसमें लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मूल मात्रा क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। इसको भी CGS, इसे C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड। आपको ये याद रखना है। इसमें तीनों में इसका मात्रक सेकंड रहता है, ये आपको याद रखना है। और एमकेएस प्रणाली में यह लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मूल मात्रा के अनुसार मीटर, किलोग्राम एवं सेकंड। आपको एमकेएस प्रणाली इस प्रकार से दे देगा, तो आपको एम से मीटर, किलोग्राम, के से एस से सेकंड, आपको इस प्रकार से लिख देना है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये तीन राशियां आपको याद रखनी है। इससे आप इसमें लिख सकते हैं। और फिर आता है इसके बाद एसआई प्रणाली। अब एसआई प्रणाली क्या है? यह एक मात्रों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है। यह मात्रों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है। इस प्रणाली में 7 मूल मात्रक हैं, 2 पूरक मात्रक हैं और बहुत सारे व्युत्पन्न मात्रक हैं। ये आपको याद रखना है कि इस मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है। इस प्रणाली में 7 मूल मात्रक हैं, 2 पूरक मात्रक हैं और बहुत सारे व्युत्पन्न मात्रक हैं। आपको अगर आपको मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक की वीडियो नहीं देखी आपने, तो चैनल पे जाके देख लीजिएगा, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो वहां से आप जाके देख लीजिएगा। और फिर इसके बाद आता है बहुत छोटे द्रव्यमानों के लिए एक AMU एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आता है सौर दिवस। सौर दिवस की परिभाषा अगर आपको आ जाए पेपर में, तो इस प्रकार से लिखनी है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य के सापेक्ष अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में लगा समय एक सौर दिवस के बराबर होता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के सापेक्ष अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में लगा समय एक सौर दिवस के बराबर होता है। ये आपको याद कर लेना है कि पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर पृथ्वी द्वारा सूर्य के सापेक्ष अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में लगा समय एक सौर दिवस के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है नक्षत्र दिवस। अब नक्षत्र दिवस क्या है? पृथ्वी द्वारा किसी स्थिर तारे पृथ्वी द्वारा किसी स्थिर तारे के सापेक्ष अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में लगा समय एक नक्षत्र दिवस के बराबर होता है। पृथ्वी द्वारा किसी स्थिर तारे के सापेक्ष अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में लगा समय एक नक्षत्र दिवस के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। ये पेपर में पूछ लेता है, तो आपको इनको याद रखना है। अब आता है सौर वर्ष, सोलर ईयर। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के पारिता अपनी कक्षा में एक चक्कर लगाने में लगा समय एक सौर वर्ष कहलाता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के पृथ्वी द्वारा सूर्य के पारिता अपनी कक्षा में एक चक्कर लगाने में लगा समय एक सौर वर्ष के बराबर होता है। एक सौर वर्ष बराबर 365.25 सौर दिवस और 365.25 नक्षत्र दिवस होते हैं। ये आपको याद रखना है। अब आता है चंद्रमास। चंद्रमास क्या है? चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के पारिता अपनी कक्षा में एक चक्कर लगाने में लगा समय एक चंद्रमास यानी 27.3 दिन के बराबर होता है। 1 से 10⁻⁻8 दिन भी कह सकते हैं। चंद्रमास बराबर चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के पारिता अपनी कक्षा में एक चक्कर लगाने में लगा समय एक चंद्रमास के बराबर होता है। यह आपको याद होना चाहिए कि चंद्रमास, नक्षत्र दिवस, सूर्य दिवस, ये आपको याद रखना चाहिए। और आता है फिर निरपेक्ष त्रुटि।
एक मापित राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षित मान के बीच अंतर उस प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। एक मापित राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षित मान के बीच का अंतर उस प्रेक्षक की निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। निरपेक्ष त्रुटि बराबर होता है वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछ लेता है 1-2 नंबर का। और फिर आता है सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। जैसे किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षणों की माध्य निरपेक्ष त्रुटि का भौतिक राशि के वास्तविक मान के अनुपात मापन की भिन्नात्मक त्रुटि कहलाती है। किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षणों के मध्य निरपेक्ष त्रुटि का भौतिक राशि के वास्तविक मान के साथ अनुपात मापन की भिन्नात्मक त्रुटि कहलाती। भिन्नात्मक त्रुटि को बटे यहाँ डेल्टा में प्रेक्षित मान बटे वास्तविक मान रख के आप यहाँ से भिन्नात्मक त्रुटि बना सकते हैं। और फिर आती है प्रतिशत त्रुटि। यदि भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत त्रुटि में व्यक्त किया जाए तो मान प्राप्त होगा, उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। यदि भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत त्रुटि में व्यक्त किया जाए तो जो मान प्राप्त होगा उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से गुणा करने पर ये प्रतिशत त्रुटि बन जाएगी। आपको प्रतिशत त्रुटि निकाल लीजिए इस प्रकार से, जहां डेल्टा ए प्रेक्षणों के माध्य निरपेक्ष त्रुटि है एवं भौतिक राशि का वास्तविक मान है। ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आता है एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि मापन की यथार्थता तथा परिशुद्धता में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको पेपर में पूछेगा तो मापन की यथार्थता और मापन की परिशुद्धता इस प्रकार से हेडिंग डाल के लिख देना है। किसी मापन की यथार्थता वह मान है जो हमें बताती है कि किसी राशि की मापित मान उसके वास्तविक मान के कितना निकट है। किसी मापन की यथार्थता वह मान है जो हमें बताती है कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान के कितना निकट है। फिर इसके बाद मापन की परिशुद्धता। किसी मापन की परिशुद्धता यह बताती है कि वह राशि किस विभेदन या सीमा तक मापी गई है। किसी मापन की परिशुद्धता यह बताती है कि वह राशि किस विभेदन तक सीमा मापी गई है, ये बताती है। इसके बाद आता है कि दूसरा नंबर, किसी भी मापन यंत्र की यथार्थता उस यंत्र में विद्यमान उसकी क्रमबद्ध त्रुटि पर निर्भर करती है। किसी मापन यंत्र की यथार्थता उस यंत्र में विद्यमान उसकी क्रमबद्ध त्रुटि पर निर्भर करती है। इसका दूसरा पॉइंट, किसी भी यंत्र की परिशुद्धता यादृच्छिक त्रुटि पर निर्भर करती है। किसी भी यंत्र की परिशुद्धता यादृच्छिक त्रुटि पर निर्भर करती है। यह आपको याद रखना है। इस प्रकार से 2 पॉइंट आपको याद रखना है। फिर आता है प्रतिशत त्रुटि को समझाइए। आपको पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा, प्रतिशत त्रुटि को समझाइए। तो जब सापेक्ष त्रुटि प्रतिशत त्रुटि में व्यक्त की जाती है तो प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। प्रतिशत त्रुटि बराबर होता है डेल्टा x/m इंटू x/m गुणे 100 से आप यहाँ गुणा कर देंगे तो प्रतिशत त्रुटि निकल आएगी। आपको इसी प्रकार से समझा देना है। इसके बाद आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपको जो भी पूछना हो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।